चलो दोस्तों, माइकल वाल्जर के बारे में पढ़ते हैं। तो माइकल वाल्जर अभी टाइम पीरियड इनका 1935 से है और अभी भी चल ही रहा है, यानी कि अभी ये जीवित है। तो ये भी एक अमेरिकी दार्शनिक है, अमेरिकी थिंकर है और ये भी दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे हार्वर्ड विश्वविद्यालय में। तो चलिए माइकल वाल्जर के बारे में पढ़ते हैं। इन्होंने बेसिकली एक कम्युनिटेरियन थिंकर हैं और ये जो रॉल्स थे उसकी जस्टिस के बारे में ये टिप्पणी करते हैं। तो इनका जो प्रसिद्ध कथन है कि मानव समुदाय एक वितरणात्मक समुदाय है। जीवन चरित्र देख लेते हैं। तो माइकल लेवान वाल्जर एक प्रसिद्ध अमेरिकी राजनीतिक दार्शनिक व समुदायवादी कम्युनिटेरियन विचारक हैं। इनका जन्म 3 मार्च 1935 को न्यूयॉर्क अमेरिका में हुआ। इनको समकालीन उदार समुदायवाद का प्रतिनिधि विचारक माना जाता है। तो जो अभी जो कम्युनिटेरियन थिंकिंग चली है उनका ये प्रतिनिधि विचारक उभर कर सामने आए हैं। वाल्जर 1962 से 66 तक प्रिंसटन विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर रहे तथा बाद में उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इनकी रॉबर्ट नॉजिक के साथ पूंजीवाद एवं समाजवाद को लेकर लंबी बहस चली। इन्होंने रॉबर्ट नॉजिक की पुस्तक एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, जो कि 1974 में आती है, के तर्कों का खंडन करने के लिए अपनी पुस्तक स्फीयर्स ऑफ जस्टिस 1983 में लिखी थी। तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको देख लेते हैं। तो पहली है जस्ट एंड अनजस्ट वार, 1977 में बुक आती है, जस्ट एंड अनजस्ट वार। इस पुस्तक में इन्होंने न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धांत यानी जस्ट वार थ्योरी दी है। पुस्तक का पूरा नाम है जस्ट एंड अनजस्ट वार कोलन मोरल आर्गुमेंट विथ हिस्टोरिकल इलस्ट्रेशंस। तो इसमें इन्होंने इस पुस्तक का पूरा नाम क्या है? जस्ट एंड अनजस्ट वार कोलन मोरल आर्गुमेंट विथ हिस्टोरिकल इलस्ट्रेशन। फिर स्पीयर्स ऑफ जस्टिस कोलन अ डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म एंड इक्वालिटी, ये 1983 में आती है। इस प्रसिद्ध कृति में वाल्जर ने विचरणात्मक न्याय के बहुलवादी क्षेत्र तथा सरल समानता व जटिल समानता की अवधारणा दी है। तो कम्प्लेक्स इक्वालिटी और जो सिंपल इक्वालिटी है उसके बारे में इसने बताया है। और विचरणात्मक न्याय के नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन एंड सोशल क्रिटिसिज्म, ये 1987 में पुस्तक आती है, इंटरप्रिटेशन एंड सोशल क्रिटिसिज्म। फिर थिक एंड थिन कोलन मोरल आर्गुमेंट एट होम एंड अब्रॉड 1994 में। फिर ऑन टॉलरेशन 1997 में। प्लूरलिज्म जस्टिस एंड इक्वालिटी 1998 में ये पुस्तक आती है। बहुलवाद न्याय एवं समानता। इस पुस्तक के लेखक डेविड मिलर व माइकल वाल्जर हैं। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डेविड मिलर और माइकल वाल्जर दोनों हैं। टुवार्ड्स अ ग्लोबल सिविल सोसाइटी 1998 में बुक आती है, टुवार्ड्स अ ग्लोबल सिविल सोसाइटी। वाल्जर इसके संपादक रहे हैं। पॉलिटिक्स एंड पैशन कोलन टुवार्ड्स अ मोर इगैलिटेरियन लिबरलिज्म, ये पुस्तक सन 2004 में आती है। इस पुस्तक में वाल्जर ने उदारवाद की इस मान्यता पर प्रहार किया कि मनुष्य अपने राजनीतिक निर्णयों में पूर्ण विवेक व तर्क बुद्धि का प्रयोग करते हैं तथा भाववेगों से पूर्णतः मुक्त होते हैं। वाल्जर का मानना है कि व्यक्ति जब अपने राजनीतिक आदर्शों के संदर्भ में निर्णय करता है तो वह तर्क बुद्धि व भाववेग दोनों का प्रयोग करता है। आर्गुइंग अबाउट वार 2003 में पुस्तक आती है, आर्गुइंग अबाउट वार। फिर द पैराडॉक्स ऑफ लिबरेशन कोलन सेकुलर रिवोल्यूशंस एंड रिलीजियस काउंटर रिवोल्यूशंस, ये सन 2006 में पुस्तक आती है। इस पुस्तक में वाल्जर ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के 3 देशों भारत, इजराइल व अल्जीरिया की चर्चा की है, जिन्होंने अपने यहाँ लोकतांत्रिक व धर्मनिरपेक्ष राजनीति की शुरुआत की थी, पर कुछ दशक बाद ही धार्मिक पुनरुत्थानवादी यानी हिंदू, यहूदी और इस्लाम यहाँ हावी हो गए। इस धार्मिक समूहों ने यहाँ के समाजों को जकड़ लिया है। वाल्जर ने इस संदर्भ में अमेरिका की स्थायी धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति की प्रशंसा भी की है। तो हमने देखा है कि आज वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में भी जो हिंदूवादी जो विचारधाराएं हैं उफान पर हैं। इजराइल में तो यहूदी जो विचारधाराएं हैं, यहूदी का तो मानना है कि जो जितने भर विश्व में यहूदी हैं उनका देश इजराइल है। फिर अल्जीरिया में भी इस्लाम बहुत ही चरम स्थिति में पहुंच चुका है। तो ये जो मान्यताएं हैं, ये जो रिलीजियस रिसर्जेंस है, ये देखने को मिला है और इसने समाजों को जकड़ लिया है, जिससे कि जो समाज है, समाज में सेकुलरिज्म की जगह अब जो सांप्रदायिकता है वो फैल रही है। फिर फॉरेन पॉलिसी फॉर द लेफ्ट 2018 में बुक आती है ये। इन पुस्तकों के अलावा वाल्जर डिसेंट एंड द न्यू रिपब्लिक पत्रिकाओं के संपादक भी रह चुके हैं। वाल्जर की प्रमुख अवधारणाएं, तो पहला है विचरणात्मक न्याय का समुदायवादी बहुलवादी सिद्धांत, विचरणात्मक न्याय का समुदायवादी बहुलवादी सिद्धांत। दूसरा है सरल समानता व जटिल समानता। तीसरा है
एकाधिकार व प्रभुत्व, चौथा है न्याय संगत युद्ध, जस्ट वार थ्योरी, और नेक्स्ट है गंदे हाथ, डर्टी हैंड्स। देखते हैं सबसे पहले समुदायवादी बहुलवादी न्याय सिद्धांत यानी कम्युनिटेरियन प्लूरलिस्ट जस्टिस थ्योरी। तो माइकल वाल्जर समकालीन चिंतन के अंतर्गत न्याय के समुदायवादी सिद्धांत यानी कम्युनिटेरियन थ्योरी ऑफ जस्टिस का प्रमुख विचारक है। वाल्जर का न्याय का समुदायवादी सिद्धांत उदारवादी बहुलवादी यानी लिबरल प्लूरलिस्ट मान्यता पर आधारित है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द स्पीयर्स ऑफ जस्टिस न्याय के प्रयोग के क्षेत्र में यह सिद्धांत दिया है। इस सिद्धांत की मुख्य मान्यता यह है कि न्याय का कोई विश्वजनीय यूनिवर्सल या एकल सिंगुलर नियम नहीं हो सकता है। सामाजिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक वस्तुओं के वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल गुड्स के भिन्न भिन्न मापदंड निश्चित करने होंगे। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के लिए अलग अलग नियम बनाने होंगे। तो जैसा रॉल्स ने जब अपनी पुस्तक लिखी थी 1973 में जस्टिस एज फेयरनेस, तो वो जस्टिस को एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल की तरह प्रोजेक्ट करता है और मानता है कि जो जस्टिस के नियम हैं वो यूनिवर्सल हैं और यूनिवर्सली हर जगह पर अप्लाई होंगे। लेकिन जो वाल्जर ये कहता है कि जो जस्टिस के प्रिंसिपल हैं ये रिलेटिव है, ना कि यूनिवर्सल है। रिलेटिव इन द सेंस कि हर जगह, फॉर एग्जांपल जो राजनीति का क्षेत्र है वहाँ के जो नियम है अलग होंगे, जो अर्थव्यवस्था है उसके क्षेत्र अलग होंगे, और सामाजिक जो जीवन है वहाँ पर न्याय के जो सिद्धांत हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो जैसे जो यहीं पर एक डिबेट आती है, हम आगे चल के अमर्त्य सेन के बारे में संदर्भ लेंगे जब न्याय एज अ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, जस्टिस एज अ कॉन्सेप्ट जब पढ़ेंगे तब हम अमर्त्य सेन की चर्चा करेंगे। तो अमर्त्य सेन और डिबेट आती है, बेसिकली जो डेमोक्रेसी है उस पर डिबेट आती है ली कुआन यू और अमर्त्य सेन के बीच में। तो अमर्त्य सेन और ली कुआन यू जैसे कहते हैं कि जो एशियन सोसाइटीज़ हैं ये कम्युनिटेरियन सोसाइटी हैं। यहाँ पर कम्युनिटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इंडिविजुअल को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। इसलिए ली कुआन यू का कहना है कि जो भारतीय सोसाइटीज़ हैं या कि जो भारतीय सोसाइटी इन द सेंस की एशियन सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर डेमोक्रेसी ये एलियन वैल्यू है। तो हमें शुरू से ही कलेक्टिव जीवन के बारे में सिखाया गया है। हमारा परिवार भी संयुक्त होता है, हमें व्यक्तिवादी या व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं सिखाया जाता है। हमारी इच्छाएं बाद में आती हैं, पहले हमारे परिवार की इच्छाएं हमारे सामने थोप दी जाती हैं। तो एशियन सोसाइटी इस तरह से भिन्न है यूरोपियन सोसाइटी से, इसलिए जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट हमारे ऊपर थोपा जा रहा है ये गलत है। और जस्टिस के जो नियम हैं ये सापेक्ष होते हैं, ये सार्वभौमिक नहीं होते हैं कि हर जगह आप इनको लागू करते फिरें। लेकिन फिर इसके जवाब में अमर्त्य सेन जैसे थिंकर्स जवाब देते हैं कि नहीं, जो भारत है वो शुरू से ही, भारतीय जो सोसाइटी है शुरू से डेमोक्रेटिक रही है। भारत में क्रिटिकल रीजनिंग या पब्लिक रीजनिंग शुरू से ही हमको देखने को मिली है। और आप कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी ये केवल यूरोप की बपौती है? डेमोक्रेसी तो हर व्यक्ति इसमें जी सकता है, हर व्यक्ति, और डेमोक्रेसी वे ऑफ लाइफ है। तो बेसिकली हम लोग थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए हैं, पर फिर भी जो माइकल वाल्जर है ये मानता है कि जो हर क्षेत्र है उसका न्याय का सिद्धांत अलग अलग होता है और आप किसी भी चीज को सार्वभौमिक नहीं कर सकते हैं। और ये बेसिकली जो पुस्तक लिखी थी स्पीयर ऑफ जस्टिस, इसका उन्होंने रॉल्स का विरोध करने के लिए इस पुस्तक को लिखा था, रॉल्स और नाजिक। न्याय से वाल्जर का तात्पर्य वितरणात्मक न्याय से है, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से है। उसका स्वरूप बहुलवादी है। वाल्जर के अनुसार एक विशिष्ट समाज में न्याय के सिद्धांत अपने स्वरूप में बहुलवादी होते हैं। विभिन्न सामाजिक वस्तुएं विभिन्न प्रक्रियाओं के साथ विभिन्न कारणों के लिए विस्तारित होनी चाहिए। प्राथमिक व मूल वस्तुओं का ना तो एक समूह होता है, ना ही योग्यता अथवा आवश्यकता। जैसे वितरण के एकल नियम, वाल्जर की न्याय की बहुलवादी मान्यता के 3 आयाम हैं। पहला, विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न अर्थ हो सकते हैं। वितरण की विभिन्न कसौटियां हो सकती हैं और वितरण की विभिन्न प्रक्रियाएं हो सकती हैं। तो विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न अर्थ, डिफरेंट गुड्स एंड देयर डिफरेंट मीनिंग्स। वाल्जर का मानना है कि वितरणात्मक न्याय के संबंध रखने वाली सभी वस्तुएं सामाजिक वस्तुएं हैं। वितरणात्मक न्याय से संबंध रखने वाली सभी वस्तुएं सामाजिक वस्तुएं, पर इन सामाजिक वस्तुओं की संख्या निश्चित नहीं है, ये अनलिमिटेड है, या कि ये इनकी संख्या है ये निश्चित नहीं है। जैसा कि रॉल्स ने सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं की एक निश्चित सूची दी थी, वैसे सूची देना संभव नहीं। जो सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं हैं ये अनलिमिटेड हैं या इनकी कोई सूची संख्या निश्चित नहीं है। जहाँ सामाजिक वस्तुओं की संख्या निश्चित नहीं है, वहीं विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न अर्थ हैं। एक ही चीज का मूल्यांकन विभिन्न स्थानों और विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार से किया जाता है। कहीं कपड़े तन ढकते हैं तो कहीं फैशन का प्रतीक है, कहीं रोटी भूखा पेट भरती है तो कहीं यह कूड़ेदान में डाली जाती है।
ऐसी स्थिति में कपड़े या रोटी सार्वभौमिक सामाजिक वस्तु की सूची में कैसे शामिल हो सकते हैं? आपने कहा कि रोटी, कपड़ा, मकान ये तो मिनिमम लेवल की वास्तविकता है और ये हर व्यक्ति को देना चाहिए, ठीक है। लेकिन कहीं पर जो कपड़ा है वो फैशन है, कपड़ा लोग फैशन के तौर पर पहनते हैं, वो बेसिक नीड्स उनकी नहीं है। कहीं पर रोटी उनकी बेसिक नीड नहीं है, वो तो कूड़ेदान में फेंक देते हैं उसको, या इतना ज़्यादा सरप्लस है उनके पास कि उन्हें इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो जो नियम है सार्वभौमिक कैसे हो सकते हैं? तो हर व्यक्ति के लिए नियम अलग-अलग होने चाहिए, ऐसा ये बोलता है। फिर वितरण की जो न्याय संगतता उस विशिष्ट वस्तु के सामाजिक अर्थ से सापेक्ष रूप से जुड़ी होती है। यह न्याय संगतता या अन्याय संगतता या अन्याय संगतता समय व परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। उत्तर वैदिक काल में चतुष्वर्ण व्यवस्थानुसार पद व सम्मान का बंटवारा न्याय संगत था, जबकि आज वह नहीं है। तो जब हम उत्तर वैदिक काल में देखते हैं तो जो हमारे यहाँ 4 वर्ण की व्यवस्था थी, तो वहां पर जो न्याय और पद और सम्मान का जो बंटवारा था वो वर्ण के हिसाब से किया जाता था। तो ब्राह्मण है तो वो पंडित बनेगा, जो क्षत्रिय है वो शासक बनेगा, और जो वैश्य है वो व्यापारी बनेगा, जो शूद्र हैं वो छोटा मोटा काम करेंगे, खेती किसानी वाला, और जो इस तीन ऊपर के 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करेंगे। तो उस समय ये न्याय संगत था, लेकिन आज कहाँ न्याय संगत है? आर्टिकल 17 है, आप ऐसा कर ही नहीं सकते, अपराध है। तो उस समय तो ठीक था, इस समय नहीं ठीक है। तो न्याय का जो अर्थ प्लेटो या अरस्तू के समय था वह आज नहीं है। प्लेटो क्या कहता है कि हर व्यक्ति को अपना कार्य करना चाहिए और अपने जो लिमिटेशंस है उसमें रहना चाहिए, और यही उसके लिए न्याय है। जो व्यक्ति अपना कार्य अच्छे से करे, कृषक है अपना कार्य अच्छे से करे, दूसरे के कार्य में इंटरफेयर न करे, यही उसके लिए न्याय है। लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है। तो वही बातें हैं कि जो समय है, विभिन्न वस्तुओं के विभिन्न अर्थ निकाले जा सकते हैं, और समय अनुसार, समय काल परिस्थिति से वो बदलती रहती हैं। इसलिए कोई सार्वभौमिक सिद्धांत या सार्वभौमिक न्याय का सिद्धांत आप नहीं दे सकते हैं। वितरण की विभिन्न कसौटियां, वितरण का कोई एक मान्य सिद्धांत नहीं है। राजनीतिक शक्ति के वितरण के जो नियम हैं वो नियम धन, प्रेम, सामाजिक सम्मान या अन्य वस्तुओं के वितरण के नियम नहीं हो सकते हैं। उदारवादी जहां वितरण के लिए योग्यता को कसौटी मानते हैं, वही समाजवादी आवश्यकता को कसौटी मानते हैं। उदारवादी कहते हैं कि आपके पास योग्यता होनी चाहिए, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए, और जो समाजवादी हैं ये कहते हैं कि नीड ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास योग्यता है नहीं, उससे मतलब नहीं है, आपके पास नीड है तो आपको वितरण किया जाना चाहिए। तो यही बात है कि दोनों इस पर भिन्नता का विचार रखते हैं। योग्यता व आवश्यकता के अलावा जन्म, रक्त, मित्रता, राजनैतिक आस्था आदि अन्य कसौटियां भी हो सकती हैं। फिर भी बाल्जर ने वितरण की 3 कसौटियां महत्वपूर्ण मानी हैं। कौन-कौन सी कसौटियां हैं उनको देखते हैं। तो पहली है स्वतंत्र विनिमय, दूसरी है योग्यता, तीसरी है आवश्यकता। तो धन के वितरण की ये कसौटी है स्वतंत्र विनिमय, यानी आप स्वतंत्रता से चीजों का एक्सचेंज कर सकते हैं, यही है स्वतंत्र विनिमय। और ये स्वतंत्र धन के वितरण की ये कसौटी है। नेक्स्ट है योग्यता, तो ये प्यार, प्रभाव, पद, कलात्मक कार्य, सम्मान आदि के वितरण का आधार है। आवश्यकता ये भौतिक है, यानी मटेरियल नीड्स की बात करता है, रोटी, कपड़ा, मकान की बात करता है, के अलावा अभौतिक वस्तुओं भी इसमें शामिल है। भौतिक और अभौतिक दोनों चीजें इसमें शामिल है। हमें स्पिरिचुअल नीड भी, हमें पद, सम्मान, इस चीजें भी चाहिए होता है। तो ये बात है। उदारवाद का वितरण का सूत्र है प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार। उदारवाद का क्या कहता है कि उसकी एबिलिटी के अनुसार आप प्रत्येक को बांटिए। अगर कोई व्यक्ति ने पीएचडी की है तो उसको असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसने नेट निकाला है उसको असिस्टेंट प्रोफेसर दीजिए, जो सिंपल पीजी किया है उसको अन्य कार्यों में लगाइए। मार्क्सवादियों का कहना है कि प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति को असिस्टेंट प्रोफेसर के पद की जरूरत है, उसे महीने में 70,000 रुपए चाहिए, और एक व्यक्ति जो 15,000 में अपना जीवन काट रहा है, तो उसे असिस्टेंट प्रोफेसर मत बनाओ ना यार, उसकी आवश्यकता नहीं है, तो दूसरे को बनाओ, नीडी को बनाओ। और समुदायवादी वाल्जर ने सूत्र दिया है कि प्रत्येक को उसकी सामाजिक स्वीकृत आवश्यकता के अनुसार। तो अब जो समुदायवादी वाल्जर है, कम्युनिटेरियन थिंकर वाल्जर है, ये कहता है कि प्रत्येक को उसकी सामाजिक स्वीकृत आवश्यकता के अनुसार दिया जाना चाहिए। कि एक व्यक्ति की जो सामाजिक हैसियत है या जो उसकी सामाजिक स्वीकृत आवश्यकता है। अब अगर आपका संयुक्त परिवार है और आपको दिन का 10 केजी अन्न चाहिए, तो लोगों को ही पता है कि ये 10 केजी आपको अन्न चाहिए, तो आपकी ये सामाजिक स्वीकृत आवश्यकता है, तो उस अनुसार आप दे दीजिए। आप ये मत करिए कि आप मनमाने तरीके से उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार आप कह दें कि 20 चाहिए तो 20 दे दीजिए, 20 मांग रहा है वो तो 20 दे दीजिए। नहीं, एक व्यक्ति को जरूरत है 50,000 रुपए की, तो आप जरूरी नहीं है कि आप उसको
जो उसकी योग्यता नहीं है तो उसको वो पद भी दे दें। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अगर पीएचडी या नेट सेट नहीं है फिर उसको असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बना सकते हैं? तो उसकी जो सामाजिक स्वीकृत आवश्यकता है उसके अनुसार आप दीजिए। भले उसको 80,000 की आवश्यकता है लेकिन उसको आप अन्य तरीकों से उसकी सहायता करिए। विचार की विभिन्न वितरण की विभिन्न प्रक्रियाएं, डिफरेंट प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चूंकि सामाजिक वस्तुएं विभिन्न हैं अतः उनके वितरण की प्रक्रिया भी अलग अलग होगी। सर्व सुलभ वस्तुओं के बंटवारे की जो प्रक्रिया होगी उसे दुर्लभ वस्तुओं यथा सम्मान पद आदि पर लागू नहीं किया जा सकता है। मूलभूत वस्तुएं फॉर एग्जाम्पल रोटी कपड़ा मकान आदि के बंटवारे की प्रक्रिया समान हो सकती है पर उच्च तकनीकी पदों के वितरण का समान बंटवारा नहीं किया जा सकता है। तो आप रोटी कपड़ा मकान तो सबको बांट सकते हैं थोक के भाव, लेकिन जो उच्च पद है जहाँ पर इंजीनियर के पद हैं, डॉक्टर के पद हैं, जहाँ पर आपको तकनीकी नॉलेज की जरूरत पड़ती है वो आप ऐसे नहीं बांट सकते हैं। उसके लिए जटिल व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको एपीएससी का पेपर निकालना पड़ेगा, उसके लिए आप एमबीबीएस करना पड़ेगा, तो उसके लिए जटिल व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी। तो रोटी कपड़ा मकान तो हर व्यक्ति को जिया जा सकता है, लेकिन अगर पद सम्मान और जो तकनीकी नॉलेज की बात है वहां पर आपको थोड़ा सा समस्याओं का सामना वितरण जो है तो देख के करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसमें समानता की अवधारणा को देखते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी, तो वाल्जर ने समानता को दो भागों में बांटा है। पहला है सरल समानता यानी सिंपल इक्वलिटी और दूसरा है जटिल समानता यानी कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी। तो सरल समानता कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी में धन संपत्ति आदि लाभों का समान वितरण किया जाएगा। इसके लिए एक सार मापदंड होंगे यानी योग्यता आवश्यकता के अनुसार। तो एक मापदंड होगा, या तो आपको योग्यता के अनुसार दिया जाएगा या तो आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा, और इसमें आपके प्रभुत्व का कारण ये होता है। पद धन संपत्ति ये आपके प्रभुत्व का कारण होती है, इससे आप प्रभुत्व प्राप्त करते हैं। कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी वस्तुओं व अन्य मूल्यवान तत्वों ख्याति सम्मान प्रेम राजनीतिक पद कलात्मक वस्तुओं का तर्क संगत बंटवारा इसमें किया जाता है। विभिन्न सामाजिक क्षेत्रों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए वितरण किया जाएगा इसमें, जैसे कि परिवार में प्यार, बाजार में धन आदि तत्वों का वितरण उपयुक्त होगा। और इसमें एकाधिकार की उत्पत्ति इससे होती है। कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी से एकाधिकार की उत्पत्ति होती है। चलिए थोड़ा सा सिंपल इक्वलिटी को और अच्छे समझते हैं। तो सरल समानता एक आदर्शवादी स्थिति है। इसमें व्यक्ति बिना किसी पूर्वाग्रह के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान समझा जाता है, पर यह स्थिति अस्थिर होती है। पूंजीवादी राज्य में आर्थिक समानता लाने के लिए अगर हम राज्य के बल पर धन का समान वितरण कर देंगे तो एक बार तो समानता आ जाएगी, पर थोड़े समय बाद देखेंगे कि वापस असमानता आ जाएगी, क्योंकि कुछ ने धन को व्यर्थ में खर्च कर दिया, कुछ ने अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दिया और खूब धन कमाया। इस प्रकार सरल समानता को बनाए रखने के लिए राज्य को निरंतर हस्तक्षेप करना होगा तथा एकाधिकार व प्रभुत्व के नए रूपों को रोकना होगा। किंतु राज्य अगर निरंतर हस्तक्षेप करेगा तो राज्य प्रभुत्वकारी हो जाएगा तथा वह अन्य वस्तुओं पर एकाधिकार करेगा। इस विरोधाभास के संबंध में वाल्जर ने कहा है कि सरल समानता की विडंबना यह है कि निजी विशेषाधिकार व असमानता का उपचार केवल राज्यवाद है और राज्यवाद से बचने का एकमात्र तरीका निजी विशेषाधिकार है। तो जैसे सरल समानता है तो इसमें ये कहा जा रहा है बेसिकली कि अगर आपको फॉर एग्जांपल पूंजीवादी राज्य में आपको आर्थिक समानता लानी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप समान रूप से सभी को धन का वितरण कर देंगे। इससे क्या होगा, एक बार तो समानता आ जाएगी, सभी के पास बराबर बराबर पैसे आ जाएंगे, लेकिन उसमें भी समस्या ये रहेगी कि जो लोग डेढ़ रहेंगे, जो लोग आलसी प्रवृत्ति के लोग होंगे, वो उस पैसे का उपयोग गलत जगह उपयोग कर लेंगे, जुआ खेल लेंगे, सट्टा खेल लेंगे और फिर से फकीर बन जाएंगे, गरीब बन जाएंगे। लेकिन कुछ लोग उसका सही उपयोग करेंगे, कुछ लोग उसमें उसका इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह करेंगे और वो फिर से अमीर बन जाएंगे, तो फिर से असमानता पैदा हो जाएगी ना। तो इससे क्या होगा, फिर राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ेगा, और राज्य को अगर बार बार आप हस्तक्षेप करने दिए तो फिर राज्य कुछ चीजों में एकाधिकार मांगेगा ना, राज्य फिर अपनी चीजों को करने लगेगा, राज्य फिर है ना वो गॉडफादर बन के उभरेगा और लोगों को कंट्रोल करने लगेगा। तो इस प्रवृत्ति से आप तो ऐसा है कि निजी विशेषाधिकार व असमानता का उपचार करने के लिए आप राज्यवाद को लाते हैं, राज्य को लाते हैं, और राज्यवाद से बचने का एकमात्र तरीका है कि निजी विशेषाधिकार रहे। तो थोड़ा सा डाइकोटमी तो है ही सिंपल इक्वालिटी में। सरल समानता का नियम किसी सामाजिक वस्तु जैसे कि आय या संपदा को एक सार यूनिफॉर्म क्राइटेरियन यथा योग्यता या आवश्यकता के अनुसार सब लोगों को समान रूप से बांट देने की मांग करता है। यह नियम सरल आदिम समाजों में तो संभव था, पर अगर जटिल समाजों में राज्य इस नियम को लागू करेगा तो यह सर्वसत्तावाद या निरंकुशता की ओर ये हमको ले जाएगा। तो ये थोड़ा सा समस्यापूर्ण हो जाएगा।
इसलिए हमें अब नेक्स्ट है हम लोग जटिल समानता की ओर पढ़ेंगे, जटिल समानता की ओर बढ़ेंगे। तो जटिल समानता के बारे में देखते हैं। वाल्जर अपनी प्रसिद्ध कृति स्पीयर ऑफ जस्टिस, जो कि 1983 में आती है, में लिखते हैं कि आधुनिक जटिल समाजों में जटिल समानता की स्थापना करना आवश्यक है। जटिल समानता के तहत विभिन्न सामाजिक वस्तुओं का बंटवारा भिन्न विभिन्न प्रक्रिया व विभिन्न मापदंडों के अनुसार समाज के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। डिफरेंट गुड्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंटली। इस समानता के तहत केवल आय या संपत्ति का ही वितरण नहीं करना होगा, अपितु प्रेम, सौहार्द, पद, ख्याति, सम्मान जैसे दुर्लभ साधनों को भी बांटना होगा। इन साधनों का वितरण केवल बाजार या व्यवसाय जगत में ही नहीं करना होगा, बल्कि राजनीति, प्रशासन, परिवार, शिक्षा व स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में भी करना होता है। अगर तर्कसंगत वितरण किया जाए तो सभी व्यक्तियों को उचित हिस्सा मिलेगा। किसी को अगर अधिक धन मिलेगा तो दूसरे को अधिक सामाजिक सम्मान मिलेगा, तो धन की कसर पूरी कर देगा। किसी को राजनीतिक या प्रशासनिक पद मिल जाएगा तो उसकी धन व सामाजिक इच्छा वाली कमी पूरी हो जाएगी। इस प्रकार जटिल समानता बहुलवादी न्याय पर आधारित है, यानी कि प्लूरलिस्ट जस्टिस पर आधारित है। तो इसमें क्या बोल रहा है ये, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर तर्कसंगत वितरण किया जाए तो सभी व्यक्तियों को उचित हिस्सा मिलेगा। किसी को अधिक धन मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल अंबानी, इनको धन अधिक मिल गया, तो दूसरे को अधिक सामाजिक सम्मान मिलेगा। तो अब अन्ना हजारे जी हैं, इनको अधिक सामाजिक सम्मान मिल गया, जो हमारे बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको सामाजिक सम्मान मिल गया, तो धन की कसर पूरी हो गई ना। अब हम भले अंबानी को जानते हैं लेकिन अन्ना हजारे जी को भी तो जानते हैं, और दोनों के सम्मान में किसी प्रकार की कमी थोड़ी है। तो उनकी जो धन की कसर है वो सामाजिक सम्मान पूरा कर देता है। कहीं भी वो जाते हैं तो उनकी अलग व्यवस्था होती है, मतलब उनका टीम टाम अच्छे से बना है। तो उनकी जो कमी है, धन की कमी, वो सामाजिक सम्मान से पूरी हो गई। किसी को राजनीतिक या प्रशासनिक पद मिल जाएगा तो उसके धन या सामाजिक इज्जत वाली कमी पूरी हो जाएगी। अब अन्ना हजारे हो गए, अंबानी हो गए, अब तीसरे मोदी जी हो गए, इनको राजनीतिक पद मिल गया, तो अब इनकी जो धन की और सामाजिक इज्जत की कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो अब इनके पास सामाजिक इज्जत भी है, इनके पास धन तो बट ऑब्वियस ही रहेगा। तो ये है कि आप ऐसा बंटवारा करिए, तर्कसंगत बंटवारा करिए कि सभी व्यक्तियों को उचित हिस्सा मिल जाए, किसी के साथ अन्याय ना हो। इस प्रकार जटिल समानता बहुलवादी न्याय है, यानी ये प्लूरलिस्ट जस्टिस है। जटिल समानता के अंतर्गत विभिन्न सामाजिक वस्तुएं सामाजिक जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न आधार पर बांटी जाती हैं। उदाहरण स्वरूप राजनीति, स्वास्थ्य या शिक्षा के क्षेत्र में धन का प्रभुत्व स्थापित नहीं होना देना चाहिए। तो इसमें क्या है कि जटिल समानता के अंतर्गत भिन्न भिन्न सामाजिक वस्तुएं सामाजिक जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न आधार पर बांटी जाती है। उदाहरण स्वरूप राजनीति, स्वास्थ्य या शिक्षा के क्षेत्र में धन का प्रभुत्व स्थापित नहीं होने देना चाहिए। तो जो विभिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, जो भिन्न भिन्न सामाजिक वस्तुएं हैं, सामाजिक जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न आधार पर बांटी जाती हैं। उदाहरण के लिए राजनीति, स्वास्थ्य या शिक्षा के क्षेत्र में धन का प्रभुत्व स्थापित नहीं होने देना चाहिए। तो आप अंबानी हैं, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन इससे ये फर्क नहीं पड़ेगा, या आप ऐसा नहीं करेंगे कि अपने पैसे का उपयोग आप राजनीति चमकाने के लिए करें, आप राजनेताओं के जो वक्तव्य हैं या राजनेताओं को खरीदने का काम करें। आप राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप स्वास्थ्य में, आप शिक्षा में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और धन का उपयोग आप यहाँ पर नहीं करेंगे। पुरुष प्रधानता का क्षेत्र सैन्य संगठन के लिए उपयुक्त है, इसे परिवार, व्यवसाय व राजनीतिक पद के लिए लागू नहीं करना चाहिए। स्नेह संबंध परिवार में तो ठीक है, पर उच्च अधिकारियों द्वारा विभिन्न पदों की नियुक्ति में इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। तो प्रेम ठीक है, प्रेम आप संबंध अगर परिवार में आप प्रेम कर रहे हैं अपने माँ बाप, पिता, पत्नी से, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप अपने बेटे से प्रेम कर रहे हैं और आप उस बोर्ड में हैं जहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है, या आप नहीं भी हैं, आपका कोई प्रतिनिधि है और आप उसको एडवांटेज देने का प्रयास कर रहे हैं, अनफेयर एडवांटेज देने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, इसको हर हालत पे रोकना पड़ेगा। इस प्रकार जटिल समानता का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि भिन्न भिन्न सामाजिक वस्तुएं सामाजिक जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में वितरण के लिए बनी है। न्याय का उद्देश्य इस वितरण के तर्कसंगत आधार का पता लगाना। जटिल समानता की स्थापना के लिए वाल्जर ने नई समाज व्यवस्था के रूप में विकेंद्रित लोकतांत्रिक समाज यानी डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की परिकल्पना की है। तो नेक्स्ट है एक अधिकार, प्रभुत्व व सापेक्ष स्वच्छता के बारे में माइकल वाल्जर क्या सोचता है उसके बारे में देखते हैं। तो सरल व जटिल समानता को समझने के लिए एक अधिकार व प्रभुत्व की अवधारणाओं को समझना आवश्यक होगा। एक अधिकार का तात्पर्य है किसी व्यक्ति का किसी एक वस्तु पर एक अधिकार, अगर वह
व्यक्ति इस एकाधिकार द्वारा अन्य वस्तुओं को भी नियंत्रित करता है तो इससे प्रभुत्व की स्थिति उत्पन्न होगी। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति के पास खूब धन है और वह इस धन द्वारा वह बाजार के अलावा राजनीति, परिवार, कला, शिक्षा आदि के क्षेत्रों पर भी नियंत्रण स्थापित करता है तो यह प्रभुत्व होगा। अगर एकाधिकार है किसी भी व्यक्ति का, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का धन पर एकाधिकार है, तो जैसे अंबानी है या अडानी है, इनका धन पर एकाधिकार है। अब अगर इस एकाधिकार का उपयोग करके ये लोग राजनीति को प्रभावित करने लगे, ऐसा कहा जाता है कि अडानी की सरकार है, अंबानी की सरकार है, या ये इसका उपयोग परिवार, कला व शिक्षा पद्धति जहाँ पर ये अपनी जो विचारधारा है उसी को प्रोपोगेट करें, वहां पर या शिक्षा में अपने ही लोगों को डालना स्टार्ट करते हैं, तो ये फिर प्रभुत्व हो जाएगा एक ही जो संस्था है या एक ही व्यक्ति का। जब सरल समानता स्थापित करने की कोशिश की जाती है तो राज्य व राजनीतिक शक्ति के प्रभुत्व की स्थापना होती है। जब सरल समानता यानी सिंपल इक्वलिटी जब स्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है तो राज्य व राजनीतिक शक्ति के प्रभुत्व की स्थापना होती है। इस प्रभुत्व से बचने के लिए जटिल समानता की स्थापना की जानी चाहिए। तो अगर हम लोग सरल समानता यानी सिंपल इक्वलिटी की ओर बढ़ेंगे तो राज्य या राजनीतिक शक्ति के एक अधिकार हो जाएगा, प्रभुत्व हो जाएगा। इस प्रभुत्व से बचने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी की तरफ बढ़ना होगा, क्योंकि जटिल समानता के तहत किसी एक क्षेत्र में एकाधिकार की स्थिति हो सकती है पर उस एकाधिकार का प्रयोग अन्य सामाजिक वस्तुओं व क्षेत्रों के नियंत्रण के लिए नहीं होगा। तो अंबानी आर्थिक क्षेत्र में बहुत आगे हो सकता है, लेकिन वो इसका उपयोग राजनीति को प्रभावित करने में नहीं करेगा। मोदी जी आर्थिक क्षेत्र में राजनीतिक क्षेत्र में बहुत आगे हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी राजनीति का प्रयोग करके अपनी जो अर्थव्यवस्था है या अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको चमकाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यही है कि एक जो पॉलिटिशियन है, एमएलए या एमपी है, वो अपनी राजनीतिक पहुंच का उपयोग करके अपनी जो फैक्ट्री है या अपनी जो आर्थिक हित है उनको साधने का प्रयास नहीं करेगा। प्रभुत्व की स्थिति के समाधान के लिए वाल्जर ने न्याय के क्षेत्रों के सापेक्ष स्वायत्तता पर बल दिया। न्याय के क्षेत्रों की रिलेटिवली ऑटोनॉमी होनी चाहिए। इसका तात्पर्य है कि सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्र एक दूसरे से स्वायत्त होंगे। शैक्षणिक व राजनीतिक क्षेत्र बाजार से अलग होंगे। जो धनिक लोग इन क्षेत्रों में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो शैक्षणिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र बाजार से अलग होंगे, तो इससे क्या होगा कि धनिक लोग इस क्षेत्रों में अपने विशेषाधिकार का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अब शैक्षणिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र अलग होंगे तो अडानी, अंबानी इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर पाएंगे। बाजार में अपना प्रभुत्व स्थापित किए रहे, उससे बाजार को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो अपनी जो अर्थव्यवस्था है या अपनी जो आर्थिक पावर है, अपनी जो इकोनॉमिक पावर है, उसके दम पर अगर वो हमारी राजनीति और शिक्षा प्रणाली पर हस्तक्षेप करने लगे, उससे बाजार को प्रॉब्लम है। अगर बाजार राजनीति, धर्म और जाति से स्वायत्त होगा तो यहाँ बिना भेदभाव के सबको समान अवसर मिलेंगे। फिर न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धांत, जस्ट वार थ्योरी। जस्ट वार थ्योरी ये मतलब बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। हमने जब हेगल को पढ़ा था तब भी हमने हेगल को जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो हेगल है ये वार को महत्वपूर्ण मानता है। ये कहता है कि जो वार है ये सोई हुई आत्मा को जगाता है और एक व्यक्ति को या राष्ट्र को ये हमेशा जागृत रखता है, इसलिए युद्ध आवश्यक है। लेकिन इससे पहले जब हम लोगों ने अरिस्टोटल को पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि अरिस्टोटल अवकाश को ज्यादा महत्वपूर्ण मानता है ना कि युद्ध को, और कहता है कि युद्ध जहां तक हो हमसे बचना चाहिए, और अवकाश युद्ध जो शांति और अवकाश दोनों को प्रभावित करता है, इसलिए युद्ध नहीं होने चाहिए, जबकि हेगल युद्ध का समर्थन करता है। तो जस्ट वार थ्योरी ये हम लोग यहाँ पर वाल्जर को पढ़ते हैं, उसमें भी देखेंगे। जब इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे वहां पर भी हम जस्ट वार थ्योरी देखते हैं कि युद्ध जस्ट होने चाहिए, युद्ध में जो नियम है वो जस्ट होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अनैतिक जो चीजें हैं या अनैतिक जो संसाधन है उनका उपयोग नहीं करेंगे युद्ध को जीतने के लिए। तो अमेरिका ने क्या किया था वियतनाम पर उसने जो जहरीली गैस है उसका छिड़काव स्टार्ट कर दिया था। ये जस्ट वार के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन अगर आप अपनी स्वतंत्रता, अपनी समानता, अपनी सॉवरेंटी को, संप्रभुता को बचाने के लिए, जैसे भारत ने 1971 में किया था, युद्ध करते हैं तो ये जो वार है जस्टिफाइड है। तो वाल्जर ने अपनी पुस्तक जस्ट एंड अनजस्ट वार 1977 में न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में युद्ध को नैतिक आचार की कसौटी पर कसा गया। किन परिस्थितियों में कानून, नीति शास्त्र तथा नैतिक सिद्धांत युद्ध व आक्रमण को न्याय संगत ठहराते हैं। इस संबंध में वाल्जर ने आक्रामकता का सिद्धांत दिया। आक्रामकता के सिद्धांत के अंतर्गत कोई राज्य अगर दूसरे राज्य की संप्रभुता या उसकी क्षेत्रीय एकता के विरुद्ध बल प्रयोग करता है या बल प्रयोग की धमकी देता है तो यह आपराधिक कार्य है।
ऐसी स्थिति में स्वयं की रक्षा के लिए युद्ध न्यायसंगत है। तो अगर पाकिस्तान या चाइना भारत को युद्ध की धमकी देता है, बल प्रयोग की धमकी देता है या बल प्रयोग कर ही देता है, तो इस स्थिति में भारत कायरता नहीं दिखा सकता है। इस स्थिति में अगर भारत युद्ध करता है तो ये भारत का एक राइट है, राइट टू रिप्लाई है, राइट टू लाइफ है। फिर गंदे हाथ या डर्टी हैंड्स। तो गंदे हाथ की अवधारणा बहुत पुरानी है। शेक्सपियर के नाटक मैकबेथ में लेडी मैकबेथ अपराध बोध से ग्रस्त है तथा वह मानती है कि उसके हाथ गंदे व खून से लथपथ है। जिनपाल सातरे के नाटक डर्टी हैंड्स 1948 से यह शब्द प्रसिद्ध हो गया। वाल्जर ने शब्दावली का प्रयोग नैतिक दर्शन व राजनीतिक व्यवहारिकता के माध्यम से के मध्य अंतर विरोध को दर्शाने के लिए किया है। वाल्जर के अनुसार विकट परिस्थितियों या सर्वोच्च आपातकाल इमरजेंसी में राजनीतिक पदाधिकारी अपने समुदाय को बचाने के लिए अनैतिक कार्यों को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अपने समुदाय की रक्षा के लिए वे अपने हाथ गंदे कर लेते हैं, अर्थात अनैतिक कार्य भी कर लेते हैं। वाल्जर ने इस संबंध में द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन द्वारा जर्मन शहरों पर बमबारी का निर्दोष लोगों की हत्या का मुद्दा उठाया है। तो डर्टी हैंड्स, तो अगर आपके ऊपर आक्रमण हो गया, सॉवरेनिटी पर आपके खतरा हो गया, भारत के ऊपर पाकिस्तान ने हमला कर दिया या इजराइल के ऊपर जो फिलिस्तीन है या जो हमास है उसने आक्रमण कर दिया, तो इजराइल क्या करता है? इजराइल फिर से फायर बैक करता है और अंधाधुंध वो गोलियां बरसाना स्टार्ट कर देता है, बम बरसाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर वो अपने हाथ गंदे कर लेता है। लेकिन ऐसे जो गंदे हाथ हैं, इसको जो वाल्जर है उसको ये सही साबित करने की कोशिश करता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब हमारे ऊपर स्वयं आक्रमण हो रहा है तो हम भी तो आधाधुंध आक्रमण करेंगे, क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पर जो डर्टी हैंड्स की जो अवधारणा है, इसको वाल्जर कहीं से कहीं तक इसको समर्थन करता ही है। नवकांतवादी उदारवाद या समुदायवाद, इसको देखते हैं। तो 1970 के बाद उदारवादी राजनीतिक सिद्धांत ने मार्क्सवादी आलोचना से बचने के लिए स्वयं को उपयोगितावादी मान्यताओं से दूर करना आरंभ कर दिया। ऐसा विशेषकर अमेरिकन विचारकों ने किया। अमेरिकन राजनीतिक दार्शनिकों ने इस हेतु जर्मन आदर्शवादी दार्शनिक इमैनुअल कांट के चिंतन का प्रयोग किया। नवकांटवादी उदारवाद का प्रमुख विचारक जॉन रॉल्स है। रॉल्स ने उदारवाद को नैतिक आधार प्रदान करने के लिए कांट के नैतिक दर्शन को मुख्य आधार बनाया। रॉल्स के अलावा नवकांटवादी विचारकों में डॉर्किन, इजाया बर्लिन, रॉबर्ट नॉजिक को भी शामिल किया जाता है। नवकांटवादी विचारकों के पद्धति व्यक्तिवादी सिद्धांतों को चुनौती देते हुए समुदायवादी आगे आते हैं। समुदायवाद सामान्य सुख पर बल देने वाला वह सिद्धांत है जो व्यक्तिगत कल्याण को सामान्य कल्याण का ही हिस्सा मानता है, यानी कि अगर समाज का कल्याण होगा तो व्यक्ति का कल्याण उसमें निहित होगा। समुदायवाद समाज को ऐसे सूर्य समुदायवाद समाज को ऐसा सूर्य मानता है जिससे व्यक्तिगत सुख की विभिन्न किरणें निकलती हैं। यह उदारवाद की इस तरह व्यक्तिगत शुभों के जोड़ को समाज का शुभ नहीं मानता है। तो यह उदारवाद की तरह व्यक्तिगत शुभों के जोड़ को समाज का शुभ नहीं मानता है। तो अगर उदारवाद से पूछा जाए कि कॉमन गुड क्या है या सोशल गुड क्या है, तो उदारवादी कहेंगे कि इंडिविजुअल गुड्स को आप मिला दो और उनका जो योग आएगा वही कॉमन गुड होगा। लेकिन जो समुदायवादी हैं, कम्युनिटेरियन थिंकर हैं, वो कहते हैं कि कॉमन गुड या सोशल गुड में जो इंडिविजुअल गुड है अपने आप समाहित होता है। तो कॉमन गुड या सोशल गुड एक ऐसा सूर्य है जिससे इंडिविजुअल गुड की किरणें बाहर निकलती रहती है। तो सोशल गुड में ही इंडिविजुअल गुड है। अगर समाज का भला होगा तो एक व्यक्ति का भला नहीं होगा, ये बात ये करते हैं। और जो उदारवादी ये कहते हैं कि अगर हर व्यक्ति का कल्याण हो गया तो समाज का कल्याण तो अपने आप हो जाएगा। ये बात है, वही बात है, कान को चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बेसिकली दोनों बात कर रहे हैं सोशल गुड की, सामाजिक कल्याण की। ये कहते हैं कि एक एक व्यक्ति का पहले कल्याण कर दो तो सभी पूरे देश का कल्याण हो जाएगा या पूरे समाज का कल्याण हो जाएगा। ये कहते हैं समाज के कल्याण कर दो तो एक व्यक्ति अपने आप उसके दायरे में आ जाएगा। बेसिकली बात ये है। तो जो उदारवादी हैं, ये एक एक गुड को मिला के सामान्य सुख की बात करते हैं और ये कहते हैं कि सामान्य सुख अगर ऐसे हो जाए और तो उसमें इंडिविजुअल गुड अपने आप आ जाएगा, ऐसा कुछ है। नवकांतवादी नहीं तो यही है। फिर समुदायवाद समाज को ऐसा, ये भी हमने पढ़ लिया था। अरस्तु, रूसो व हेगल जहाँ समुदायवादी थे, वहीं समकालीन समुदायवाद का प्रणेता अमिताई एटिजियोनी को माना जाता है। अन्य समुदायवादी विचारक हैं चार्ल्स टेलर, माइकल वाल्जर, मैकेंटायर, रोबर्टो उगर व माइकल सैंडल।
ये विचारक मुख्यतः अरस्तू व हेगल से प्रभावित हैं। जहां मैकेंटायर व चार्ल्स टेलर पर अरस्तू का प्रभाव है, वहीं माइकल सेंडर पर हेगल के विचारों का प्रभाव है। चलिए दोस्तों, यहाँ से ये माइकल बाजार समाप्त होता है। तो अगर राजस्थान पीएससी राजस्थान के जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके पेपर को देखा जाए तो वहाँ से तो हमने सारे थिंकरों को, विचारकों को लगभग समाप्त कर लिया है। लेकिन अगर यूजीसी नेट के हिसाब से देखा जाए तो अभी 2-3 थिंकर इसमें बचे हुए हैं। एक तो माओ बचा हुआ है, दूसरा मेरी वॉलस्टोनक्राफ्ट बची हुई है, और एक और थिंकर है, आई थिंक चाइना के ही हैं, नाम नहीं याद आ रहा उनका, सॉरी, कन्फ्यूशियस। तो ये 3 थिंकर हैं, तो इनको अभी हॉल्ट में रखा जा रहा है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें जो राजनीतिक सिद्धांत है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। इनको बीच में कहीं तो कवर कर दिया जाएगा, टेंशन न लीजिएगा। हालांकि टेंशन आप लोग वैसे भी नहीं लेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।